कागज पर जब सोच उतरती है, खामोशी भी अल्फाज बन जाती है। एक कलम सिर्फ लिखती नहीं, दिल के एहसास को पहचान दिलाती है। मेहनत से जो रचना जन्म लेती है, वो सिर्फ शब्द नहीं, पहचान होती है। और जो पहचान अपनी मेहनत से बनती है, उसकी हिफाजत भी जरूरी होती है। अब बच्चों, ये पोएम मैंने क्रिएट की है। सवाल ये है, क्या ये पोएम मेरी क्रिएशन बन सकती है? क्या कोई और इसे कॉपी करके अपने नाम से पब्लिश कर सकता है? क्या कोई इस पोएम को अपनी वीडियो, बुक या सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकता है? और मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, तो कैसे करूं? यही प्रोटेक्शन लॉ देता है थ्रू कॉपीराइट। कॉपीराइट क्रिएटर को उसके ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क पर एक्सक्लूसिव लीगल राइट देता है। Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. So आज के लेक्चर में हम समझेंगे लॉ relating to copyrights in India in simple language with some practical examples and landmark case laws. So let's get quickly started. बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कॉपीराइट क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में कॉपीराइट एक एक्सक्लूसिव लीगल राइट होता है जो क्रिएटर को उसके ओरिजिनल वर्क पे मिलता है। मतलब क्रिएटर के पास राइट होता है कि वो अपने वर्क को रिप्रोड्यूस, पब्लिश, परफॉर्म, अडेप्ट, ट्रांसलेट या किसी और को यूज करने का परमिशन दे। कॉपीराइट की 6 डिफाइंड कैटेगरीज है व्हिच इट प्रोटेक्ट्स एंड दिस इंक्लूड्स लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स। आज के लेक्चर में वी शैल अंडरस्टैंड ऑल दिस कैटेगरीज इन डिटेल विद एग्जांपल्स एंड केस लॉज। बच्चों, सिंपल लाइन याद रखो, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, नॉट द आइडिया इटसेल्फ। अगर आपके माइंड में एक स्टोरी या एक पोएम का आइडिया है, वो कॉपीराइट प्रोटेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपने उस आइडिया को प्रॉपर स्क्रिप्ट, बुक, पोएम या आर्टिकल फॉर्म में लिख दिया, then that becomes an expression which can be protected under copyright. Now let's get started to understand each categories of copyright in detail. Number 1, literary works. बच्चों, जब हम लिटरेरी वर्क बोलते हैं ना, तो बहुत लोगों को लगता है कि इसका मतलब सिर्फ नॉवेल, स्टोरीज या पोएम्स होती है, बट दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। कॉपीराइट के अंडर लिटरेरी वर्क का स्कोप बहुत ब्रॉड है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर कोई आइडिया राइटिंग, टाइपिंग या प्रिंट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो वो लिटरेरी वर्क हो सकता है। मतलब क्रिएटिविटी सिर्फ शेक्सपियर की नॉवल या गुलजार साहब की पोइट्री में नहीं होती। आज के डिजिटल वर्ल्ड में लिटरेरी वर्क का स्कोप बहुत बढ़ चुका है। मान लो मैंने कंपनी लॉ के हैंड रिटन और डिजिटल नोट्स प्रिपेयर किए। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई किया, एग्जाम्पल्स दिए, चार्ट्स बनाए, फ्लो डायग्राम्स बनाए और लैंग्वेज भी खुद की डिजाइन की गई है। अब अगर कोई पर्सन मेरे नोट्स को डाउनलोड करे या मेरे नोट्स पे अपना नाम लिख दे या फिर अपने नाम पे फॉरवर्ड एंड सर्कुलेट करे, तो ये होगा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, क्योंकि उसने मेरे एक्सप्रेशंस कॉपी किए हैं। और कॉपीराइट एक्ट मुझे लीगल राइट देता है कि मैं उस पर्सन के अगेंस्ट में सिविल और क्रिमिनल केस दोनों ही फाइल कर सकती हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड एन इंटरेस्टिंग केस लॉ, ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक। अब ईस्टर्न बुक कंपनी सुप्रीम कोर्ट केसेस पब्लिश करती है। वो जजमेंट्स को एडिट करती थी, हेड नोट्स बनाती थी, पैराग्राफ नंबरिंग करती थी, क्रॉस रेफरेंसेस ऐड करती थी। दूसरी कंपनी ने वही एडिटेड वर्जन कॉपी करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रॉ जजमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन एडिटोरियल स्किल, लेबर, जजमेंट का अरेंजमेंट, हेड नोट्स, फॉर्मेटिंग, ये सब ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल एफर्ट है और उस एफर्ट पर कॉपीराइट मिल सकता है। इस जजमेंट ने एक्सप्लेन किया कि ओरिजिनलिटी का मतलब सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं, इंटेलेक्चुअल स्किल और जजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ड्रामेटिक वर्क। नाम से ही थोड़ा हिंट मिल रहा है, ड्रामा, स्टेज, परफॉर्मेंस, एक्टिंग। लेकिन कॉपीराइट एक्ट में ड्रामेटिक वर्क का मीनिंग सिर्फ टीवी सीरियल या मूवी नहीं होता। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ड्रामेटिक वर्क का मतलब होता है ऐसा ओरिजिनल वर्क जो परफॉर्मेंस के पर्पस से क्रिएट किया गया हो। मतलब जो ऑडियंस के सामने स्टेज पर परफॉर्म किया जा सके, एक्ट किया जा सके, प्रेजेंट किया जा सके, वो ड्रामेटिक वर्क होता है। इसमें फोकस राइटिंग पर नहीं, परफॉर्मेंस के स्ट्रक्चर पर होती है। सपोज एक स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए एक टीचर ने ओरिजिनल स्किट लिखा। बच्चों के डायलॉग्स, कॉमेडी सीन, कैरेक्टर के नाम, एंडिंग, सब कुछ ओरिजिनल था। अगले साल दूसरे स्कूल ने वही स्किट वर्ड टू वर्ड, सेम कैरेक्टर, सेम डायलॉग, सेम सीक्वेंस परफॉर्म कर दिया। ये ड्रामेटिक वर्क्स का इन्फ्रिंजमेंट है। उसी तरह रामलीला पर हर साल लोग स्क्रिप्ट्स बनाते हैं अपने अपने वेज एंड सीक्वेंस से। रामायण की स्टोरी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन अगर किसी डायरेक्टर ने नए डायलॉग्स लिखे, यूनिक नरेशन क्रिएट की, ओरिजिनल स्टेज अडेप्शन बनाई, इनोवेटिव कैरेक्टर प्रेजेंटेशन दी, तो उस अडेप्शन पर कॉपीराइट्स मिल सकता है।
मतलब स्टोरी पब्लिक डोमेन में हो सकती है, लेकिन उस स्टोरी का ओरिजिनल ड्रामेटिक अडेप्शन प्रोटेक्टेड होगा। वन ऑफ द लैंडमार्क केस ऑन दिस ड्रामेटिक वर्क इज यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस श्री साई गणेश प्रोडक्शन। आप सबने बैंड बाजा बारात मूवी का नाम तो सुना ही होगा। इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में रीमेक किया और मूवी का नाम रखा जबरदस्त। यशराज फिल्म्स ने कोर्ट में केस फाइल किया और बोला कि तेलुगु मूवी ने उनकी फिल्म को ऑलमोस्ट कॉपी कर दिया बिना रीमेक राइट्स लिए। अब कोर्ट ने कहा अगर कोई मूवी का स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर और ओवरऑल प्रेजेंटेशन को सब्सटेंशियली कॉपी करता है तो वो सिर्फ लैंग्वेज चेंज करने से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से बच नहीं सकता। कोर्ट ने अनऑथराइज्ड रीमेक के अगेंस्ट रिलीफ ग्रांट की। इससे क्या लेसन मिला? हिंदी मूवी को तेलुगु, तमिल या किसी और लैंग्वेज में रीमेक करने के लिए प्रॉपर रीमेक राइट्स लेना जरूरी होता है। द नेक्स्ट स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाज लियो बर्नेट। बच्चों, आप सबने अमिताभ बच्चन का फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति तो जरूर देखा होगा। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या कोई और भी क्वेश्चन आंसर वाला क्विज शो बना सकता है? आंसर है हाँ। क्यों नहीं? क्योंकि क्विज शो का आइडिया किसी एक का मोनोपोली थोड़ी है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी लियो बर्नेट ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाई। उस एडवर्टाइजमेंट का ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखकर स्टार इंडिया को लगा कि वो कौन बनेगा करोड़पति के प्रेजेंटेशन से काफी मिलता जुलता है। इसीलिए स्टार इंडिया ने ऑब्जेक्शन रेज किया। कोर्ट ने कहा क्विज शो का बेसिक आइडिया प्रोटेक्टेड नहीं होता। मतलब अगर आप भी एक शो बनाओ जहां होस्ट क्वेश्चन पूछे, कॉन्टेस्टेंट आंसर्स दे, प्राइज मनी मिले, तो ये परफेक्टली लीगल है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर कंपटीशन एक आइडिया है और आइडियाज पर कॉपीराइट नहीं होता। लेकिन अगर कोई पर्सन केबीसी का सेम सेट, लाइटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, ग्राफिक, कैमरा एंगल, प्रेजेंटेशन, ओवरऑल लुक एंड फील को कॉपी कर रहा है तो यहां प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहां आइडिया नहीं एक्सप्रेशन कॉपी हो रहा है और कॉपीराइट एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज म्यूजिकल वर्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं सॉन्ग मतलब म्यूजिकल वर्क। गलत। लॉ के हिसाब से सॉन्ग एक सिंगल कॉपीराइट नहीं होता। एक सॉन्ग के अंदर मल्टीपल कॉपीराइट्स होते हैं। म्यूजिकल वर्क का मतलब होता है म्यूजिक कॉम्पोजिशन, यानी मेलोडी, ट्यून, रिदम, म्यूजिक नोटेशन, म्यूजिकल अरेंजमेंट, बैकग्राउंड स्कोर, इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोजिशन, ये सब म्यूजिकल वर्क के अंडर आ सकते हैं। म्यूजिकल वर्क में लिरिक्स इंक्लूड नहीं होता। ये लाइन एग्जामिनर को बहुत पसंद आती है। एक सॉन्ग में कितने कॉपीराइट्स हो सकते हैं? चलिए एक बॉलीवुड सॉन्ग से समझते हैं। सपोज एक सॉन्ग है केसरिया। इस गाने में अलग अलग राइट्स हो सकते हैं। लिरिक्स किसने लिखी? अमिताभ भट्टाचार्य ने, दैट इज लिटरेरी वर्क। म्यूजिक किसने कंपोज किया? प्रीतम ने, दिस इज म्यूजिकल वर्क। सॉन्ग किसने गाया? अरिजीत सिंह ने, दिस इज परफॉर्मर्स राइट। रिकॉर्डिंग किस म्यूजिक लेबल ने रिलीज की? सोनी म्यूजिक इंडिया ने, दिस इज साउंड रिकॉर्डिंग। देखा, एक ही गाने में 4 अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्जिस्ट कर रही है। इसी वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री कॉपीराइट्स को बहुत सीरियसली लेती है। लेट्स अंडरस्टैंड अ लैंडमार्क केस, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी वर्सेस आदित्य पांडे। होटल्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स सॉन्ग प्ले कर रहे थे। क्वेश्चन ये था, क्या पब्लिक में सॉन्ग बजाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा? कोर्ट ने ऑब्जर्व किया म्यूजिक पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए कॉपीराइट लाइसेंस का इशू इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक को कमर्शियली प्ले करना कॉपीराइट लॉ के एम्बिएट में आता है। यानी रेस्टोरेंट, होटल, मॉल, बैंक्वेट हॉल, इवेंट, डीजे नाइट, सब जगह कमर्शियल म्यूजिक प्ले करने के लिए लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक वर्क्स। नाम सुनते ही दिमाग में पेंटिंग या ड्राइंग आती है, लेकिन कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से आर्टिस्टिक वर्क सिर्फ पेंटिंग्स तक लिमिटेड नहीं है। इसका स्कोप काफी ब्रॉड है। आर्टिस्टिक वर्क का मतलब होता है कोई भी विजुअल क्रिएशन जो ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी से बनाई गई हो, यानी जो चीज आंखों से देखी जा सकती हो और जिसमें क्रिएटर की क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट होती हो, वो आर्टिस्टिक वर्क है। It could be a painting, drawing or a sketch, sculpture, photographs, maps, charts and diagrams, engravings, architectural designs, artistic craftsmanship. अगर एक फोटोग्राफर ताजमहल की सनराइज के टाइम पे बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल फोटो क्लिक करता है, उसने परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट एंगल, परफेक्ट कॉम्पोजिशन चूज की। अब एक ट्रैवल कंपनी ने उस फोटोग्राफ को अपनी वेबसाइट पे यूज कर लिया बिना फोटोग्राफर के परमिशन से। ये हुआ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फोटोग्राफर्स आर्टिस्टिक वर्क एंड ही कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट।
लेट्स अंडरस्टैंड अ केस लॉ, अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे फेमस आर्टिस्टिक वर्क केस लॉ। फेमस स्कल्प्टर अमरनाथ सहगल ने विज्ञा भवन के लिए एक ह्यूज ब्रॉन्ज म्यूरल क्रिएट किया था। बाद में गवर्नमेंट ने उस म्यूरल को हटा दिया और उसके कुछ पार्ट्स को डैमेज कर दिया। अमरनाथ सहगल अप्रोच द कोर्ट। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा आर्टिस्ट का सिर्फ इकोनॉमिक राइट नहीं होता, उसका मॉरल राइट भी होता है। अगर किसी आर्टवर्क को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है उससे आर्टिस्ट की रेपुटेशन पे नुकसान होता है। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एन आर्टिस्टिक वर्क विदाउट द परमिशन ऑफ द आर्टिस्ट। ये इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट है जिसने आर्टिस्ट के मॉरल राइट्स को स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज किया। द नेक्स्ट कैटेगरी इज सिनेमाटोग्राफ फिल्म। नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जो भी वीडियो चलती है, इमेजेस दिखाता है, चाहे वो सिनेमा हॉल में हो, टीवी पर हो, यूट्यूब पर हो या इंस्टाग्राम रील हो, सब सिनेमाटोग्राफ फिल्म की कैटेगरी में आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात, फिल्म सिर्फ बॉलीवुड मूवी नहीं होती। आज के डिजिटल एरा में बहुत सारे वीडियो फॉर्मेट्स सिनेमाटोग्राफ फिल्म के अंडर आते हैं। इट इंक्लूड्स मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज, एडवर्टाइजमेंट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, यूट्यूब वीडियो। बच्चों, एक वीडियो के अंदर बहुत सारे कॉपीराइट्स होते हैं जैसे स्क्रिप्ट, म्यूजिक, लिरिक्स, एक्टिंग, फोटोग्राफी, एडिटिंग। लेकिन एक फाइनल एडिटेड मूवी एक सिनेमाटोग्राफ फिल्म बनती है। सपोज मैंने कंपनी लॉ की कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड की। अब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट उन लेक्चर्स को डाउनलोड करे, अपना लोगो लगा दे और स्टूडेंट्स को पेड कोर्स के नाम पर बेचना शुरू कर दे, ये सिनेमाटोग्राफ फिल्म का कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट होगा। आपने पठान मूवी लीगली थिएटर में देखी है, लेकिन किसी ने थिएटर के अंदर मोबाइल से पूरी मूवी रिकॉर्ड कर ली और टेलीग्राम या यूट्यूब पर अपलोड कर दी। इसे हम बोलते हैं मूवी पायरेसी। ये सिनेमाटोग्राफ फिल्म का कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है। अब बेस्ट केस लॉ है एमआरएफ लिमिटेड वर्सेस मेट्रो टायर्स लिमिटेड। मेट्रो टायर्स ने अपनी एडवर्टाइजमेंट में एमआरएफ के एडवर्टाइजमेंट फिल्म के पोर्शंस का यूज किया। क्वेश्चन था कि एडवर्टाइजमेंट फिल्म भी सिनेमाटोग्राफ फिल्म होती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स भी सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स होती हैं और उनका अनऑथराइज्ड रिप्रोडक्शन कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो सकता है। लास्ट कैटेगरी साउंड रिकॉर्डिंग्स। अब बच्चों, ये कैटेगरी देखने में बहुत सिंपल लगती है लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री, पॉडकास्ट इंडस्ट्री और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग और म्यूजिकल वर्क सेम चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग कॉपीराइट्स हैं। साउंड रिकॉर्डिंग का मतलब है किसी भी साउंड को किसी मीडियम पर रिकॉर्ड करना। मतलब जब किसी की वॉइस, म्यूजिक, स्पीच, पॉडकास्ट, लेक्चर या किसी भी साउंड को रिकॉर्ड करके सेव किया जाता है, वो साउंड रिकॉर्डिंग होती है। साउंड रिकॉर्डिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है? रिकॉर्डेड सॉन्ग्स, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, ऑडियो लेक्चर्स, वॉइस नोट्स, वॉइस ओवर्स एक्सेट्रा। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सपोज एक बॉलीवुड सॉन्ग है, उसमें लिरिक्स लिटरेरी वर्क है और उसका ट्यून म्यूजिकल वर्क है। सिंगर की लाइव परफॉर्मेंस परफॉर्मर का राइट है, लेकिन स्टूडियो में जो फाइनल ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है वो साउंड रिकॉर्डिंग है। यानी रिकॉर्डिंग और म्यूजिक कॉम्पोजिशन अलग अलग कॉपीराइट्स हैं। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। अरिजीत सिंह स्टूडियो में एक सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं, फाइनल MP3 फाइल रेडी हो जाती है। ये MP3 फाइल साउंड रिकॉर्डिंग है। अब कोई पर्सन उस MP3 को इलीगली कॉपी करता है, टेलीग्राम पे अपलोड करता है और पेन ड्राइव में भरकर बेच देता है। ये साउंड रिकॉर्डिंग का कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैंने कंपनी लॉ के ऑडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट अपलोड किया। अब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उस ऑडियो को डाउनलोड कर लिया, अपना लोगो लगा दिया और पेड कोर्स के नाम पे बेच दिया। ये साउंड रिकॉर्डिंग का इंफ्रिंजमेंट है। अब बच्चों, यहां तक तो हमने समझ लिया कि कॉपीराइट किन किन वर्क्स में मिलता है, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कॉपीराइट का ओनर कौन होता है? ऑथर किसे कहेंगे? एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं। तो चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। लिटरेरी वर्क में ऑथर कौन है? जो पर्सन उस वर्क को लिखता है। मैंने कंपनी लॉ के नोट्स प्रिपेयर किए तो मैं उस लिटरेरी वर्क की ऑथर हूं। ड्रामेटिक वर्क में ऑथर कौन है? जो ड्रामा या प्ले लिखता है। म्यूजिकल वर्क में ऑथर कौन है? म्यूजिक कंपोजर। ये पॉइंट स्टूडेंट्स बहुत बार एग्जाम में गलत कर देते हैं। एग्जाम्पल, प्रीतम ने म्यूजिक कंपोज किया, अरिजीत ने सॉन्ग सिंग किया, अमित भट्टाचार्य ने लिरिक्स लिखा। तो म्यूजिकल वर्क का ऑथर कौन है? प्रीतम। नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक वर्क में ऑथर कौन होता है? जिस पर्सन ने ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क क्रिएट किया है वही आर्टिस्टिक वर्क का ऑथर होता है। MF हुसैन ने एक पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग का ऑथर MF हुसैन बनेंगे। सिनेमाटोग्राफ फिल्म में कौन ऑथर होता है? प्रोड्यूसर।
is treated as the author of any cinematograph films, क्योंकि प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है जो फिल्म बनवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स लेता है। नेक्स्ट इज साउंड रिकॉर्डिंग के केस में ऑथर कौन होता है? सिंगर? नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर? नहीं, बल्कि द प्रोड्यूसर ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग। रिमेंबर दिस टेबल वेरी केयरफुली, दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टर्म ऑफ द कॉपीराइट। बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कॉपीराइट कितने साल तक रहता है? क्या कॉपीराइट हमेशा के लिए मिलता है? द आंसर इज नो। कॉपीराइट एक लिमिटेड पीरियड के लिए प्रोटेक्शन देता है, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है। पब्लिक डोमेन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में, जब कॉपीराइट की ड्यूरेशन खत्म हो जाती है तो उस वर्क को यूज करने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे ही हम कहते हैं पब्लिक डोमेन। मतलब वो वर्क पब्लिक के लिए फ्री हो जाता है। एग्जाम्पल, विलियम शेक्सपियर के प्लेज जैसे हैमलेट आज किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कॉपीराइट एक्सपायर हो चुका है, अब वो पब्लिक डोमेन में है, इसीलिए दुनिया भर में उनके प्लेस परफॉर्म किए जाते हैं। इंटरेस्टिंगली इंडिया में कॉपीराइट का टर्म जो है ये अलग अलग है। लेट्स अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क, कॉपीराइट लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 years आफ्टर हिज डेथ के लिए मिलता है। यानी ऑथर की डेथ वाले साल को काउंट नहीं करना है, जितना टाइम ऑथर जिंदा रहेगा प्लस उसके मरने के 60 years तक का वो चीज उसके लिए प्रोटेक्टेड रहेगी, उसके बाद पब्लिक डोमेन में चले जाएगी। सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स, अगर कोई मूवीज वगैरह है तो वो 60 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन के लिए प्रोटेक्टेड होती है, मतलब उसे कोई कॉपी नहीं करेगा। साउंड रिकॉर्डिंग के केस में अगेन 60 years फ्रॉम द डेट इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, जब वो फर्स्ट पब्लिश किया गया तब से लेके 60 years तक का उस साउंड रिकॉर्डिंग पे कॉपीराइट मिलता है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन का भी कॉपीराइट होता है, जिसका ड्यूरेशन 60 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन है। उसी तरह से अगर पब्लिक अंडरटेकिंग्स है जैसे PSUs, गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक कॉर्पोरेशंस का कॉपीराइट ड्यूरेशन इज अगेन 60 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। एनोनिमस या सुडोनोमस वर्क है, यानी कभी कभी ऑथर अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करते या पेन नेम यूज करते हैं, जैसे एनोनिमस, कलमकार। ऐसे वर्क में जनरली कॉपीराइट रहता है 60 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। अगर ऑथर का नाम एंड आइडेंटिटी हमें पता है तो कॉपीराइट लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 years के लिए मिलता है। लेकिन अगर ऑथर का नाम या आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं है तो कॉपीराइट सिर्फ 60 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज पब्लिकेशन के लिए मिलेगा। ब्रॉडकास्टिंग रिप्रोडक्शन राइट्स का टर्म होता है 25 years फ्रॉम द ईयर इट वाज ब्रॉडकास्टेड। परफॉर्मर का राइट होता है 25 years फ्रॉम द ईयर इट वाज परफॉर्म्ड। अब बच्चों यहां तक तो हम समझ चुके हैं कि कॉपीराइट क्या होता है, किस किस वर्क पर मिलता है, कॉपीराइट का ओनर कौन होता है, कॉपीराइट कितने साल के लिए रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? जब कोई पर्सन कॉपीराइट ओनर की परमिशन के बिना उस एक्सक्लूसिव राइट्स को यूज करता है, उसे इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। मतलब किसी और की मेहनत, क्रिएटिविटी या ओरिजिनल वर्क को बिना अथॉरिटी के यूज करना इलीगल है। कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग कॉपीराइट तब इन्फ्रिंज होता है जब कोई पर्सन कॉपीराइट ओनर के परमिशन के बिना किसी कॉपीराइटेड वर्क का अनऑथराइज्ड यूज करे। अनऑथराइज्ड यूज मतलब कॉपी करे, पब्लिश करे, अपलोड करे, डाउनलोड करे, इंटरनेट पे सर्कुलेट करे या कमर्शियली यूज करे। और जब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है तो ओनर हैज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज। टॉकिंग अबाउट सिविल रेमेडीज अंडर सेक्शन 55 ऑफ द कॉपीराइट्स एक्ट, ओनर के पास राइट है कि वो कोर्ट में ऑर्डर पास करवाए फॉर इंजंक्शन यानी कॉपिंग रोकने का ऑर्डर, डैमेजेस यानी पैसे की कॉम्पेंसेशन, अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट यानी जो इलीगल प्रॉफिट कमाया है वो ओनर को देना पड़ेगा, और डिलीवरी और डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रिंजिंग यानी कॉपीड मटेरियल को सीज या डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर। सीरियस इन्फ्रिंजमेंट के केस में क्रिमिनल कंप्लेंट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड और इसका रेमेडी है फाइन विच में स्टार्ट फ्रॉम 50,000 एंड एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज। इम्प्रिजनमेंट यानी जेल भी हो सकती है starting with 6 months extending up to 3 years, or there can be a seizure of pirated copies or a police action can be taken। पर जो कॉपीराइट सिर्फ एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हर क्रिएटर की मेहनत और क्रिएटिविटी की प्रोटेक्शन है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में कॉपीराइट की इंपॉर्टेंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। सोचो सिर्फ एक क्लिक में PDF कॉपी हो सकता है, यूट्यूब वीडियो डाउनलोड हो सकता है, इंस्टाग्राम का पोस्ट रीपोस्ट हो सकता है। टेक्नोलॉजी ने कंटेंट क्रिएट करना भी इजी बना दिया है और अनफॉर्चुनेटली कॉपी करना भी। लेकिन याद रखना, इजी कॉपिंग डज नॉट मीन लीगल कॉपिंग। सिर्फ इसलिए कि कोई कंटेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है या गूगल पर मिल रहा है या व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ओनर बन गए हो। हर ओरिजिनल वर्क के पीछे किसी ना किसी क्रिएटर की मेहनत होती है, टाइम होता है, स्किल एंड क्रिएटिविटी लगती है, और इसी मेहनत को लॉ प्रोटेक्ट करता है। सो बच्चों, ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ
copyrights in India. Hope you've understood it clearly. In case of any questions, do let me know in the comments below. And for the notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.